एक बार एक गांव था जिसका नाम बलियापुर था। उस गांव में स्वर्णा अपनी दो बहुएं, बड़ी बहू प्रतिभा और छोटी बहू रोमिला के साथ रहा करती थी। स्वर्णा और प्रतिभा उसे बहुत सताते थे क्योंकि उसके छोटे बेटे ने रोमिला से अपनी मर्जी से शादी की थी। रोमिला गरीब परिवार से थी, इसीलिए वह दहेज में कुछ भी नहीं लेके आई थी। ये बात उसकी सास को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। हमेशा की तरह स्वर्णा और प्रतिभा दोनों मिलकर रोमिला की बुराई करते थे। एक दिन प्रतिभा से अपनी सास का चश्मा टूट जाता है। वह सोचती है कि कैसे बचे, इसीलिए वह रोमिला के पास जाती है और उसे जाके बोलती है, रोमिला, माँ जी के कमरे से उनके जूठे बर्तन ले आओ, वरना वो देखेंगी तो गुस्सा हो जाएंगी। ये काम तुम बाद में भी कर सकती हो, जाओ जल्दी जाओ ना, अब खड़ी क्यों हो। ये रोमिला वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वह अपनी सास के कमरे में पहुँचती है, वह चश्मा टूटा हुआ फर्श पर देखती है और सोचती है, माँ जी ये कल ही चश्मा बनवा के लाई थी, उठा के रख देती हूँ। जैसे ही वह उठाती है, उसकी सास बोलती है, तुम किसी काम की नहीं हो, सारे काम बस बिगाड़ने के लिए आई हो। नहीं माँ जी, मेरे से ये चश्मा नहीं टूटा है, मुझे तो प्रतिभा दीदी ने यहाँ बर्तन लाने के लिए बोला था, इसीलिए आई थी मैं। तुम मेरे ऊपर क्यों इल्जाम लगा रही हो? तुमने तोड़ा है ये चश्मा, अब झूठ बोल रही हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें बिल्कुल भी। एक तो खाली हाथ अपने मायके से आ गई, ऊपर से झूठ भी बोलना सीख के आई है। नहीं माँ जी, मैंने चश्मा नहीं तोड़ा है, मैं तो बस यहाँ पे बर्तन लेने के लिए आई थी, मुझे नहीं पता यह कैसे टूटा। इस पर स्वर्णा बोलती है, तुम चुप रहो, जाओ और जाके जंगल से लकड़ियाँ काट कर लेके आओ, यही सजा है तुम्हारी, और घर का सारा काम करके जाना। इतना सुनने के बाद बेचारी रोमिला उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। उसे जाता देख प्रतिभा बहुत खुश हो रही थी क्योंकि अब वह बच चुकी थी अपनी गलतियों से। उसके जाते ही स्वर्णा बोलती है, ये मनहूस पता नहीं मेरे घर से कब जाएगी, अच्छा हो कि इसे जंगल में कोई जानवर ही खा जाए। मैं तो अपने बेटे की एक अमीर घर में शादी कराऊंगी और खूब सारा दहेज लूंगी। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हो, ऐसा ही करना और भूलना मत मेरे बारे में। मैं तो फिर एक सोने का हार ही लूंगी, आपको पता है ना, घर की बड़ी बहू हूँ मैं। बेचारी रोमिला उदास मन से उन दोनों की बातें सुनती है और सोचती है, पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया है कि माँ जी खुश ही नहीं होती है, पता नहीं क्या करूँ मैं। इतना सोचते सोचते रोमिला जंगल की तरफ लकड़ियाँ काटने के लिए शाम को चली जाती है और घर वापस जाके जो काम करने हैं वह भी सोच रही थी। लकड़ियाँ काटने के बाद वह एक जगह बैठ जाती है और बोलती है, अभी तो घर जाके मुझे खाना भी बनाना है, इतना सारा काम है घर पे। से एक बूढ़ी औरत हाथ में बैग लेते हुए जा रही थी। वह जैसे ही रोमिला को देखती है, उसके पास जाती है और बोलती है, बेटी तुम इस घने जंगल में इस टाइम पे क्या कर रही हो? मैं तो अपने गांव जा रही थी, ये रास्ता ज्यादा आसान पड़ता है इसीलिए इधर से जा रही थी, लेकिन तुम्हें यहाँ पे इस टाइम पे नहीं होना चाहिए। उसकी बात सुनकर रोमिला कहती है, माई मैं यहाँ लकड़ियाँ काटने के लिए आई थी, लेकिन बेटी मुझे तुम उदास क्यों दिखाई दे रही हो? तुम खुश नहीं हो क्या? तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या दुख है, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूँगी। अरे नहीं माई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में और मुझे कोई दुख नहीं है, बस लकड़ियाँ काट के थोड़ी सी थक गई थी। अरे बेटा ध्यान रखना, मैं तुम्हें आज एक बात बताती हूँ, कभी भी तुम्हें कोई मुसीबत आए, ऐसे घुटनों पे बैठ के अपने पूर्वजों को याद करना हाथ जोड़ के, तुम्हारी मुसीबत देखना कैसे चुटकियों में हल हो जाएगी। ये बात मेरी हमेशा याद रखना तुम। रोमिला को ये सारी बातें सिखा के बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है और रोमिला अपने घर आ जाती है। रात हो जाती है, सभी शांति से सो ही रहे होते हैं कि बहुत तेज दूसरे कमरे से आवाज आती है, जैसे मानो कोई जानवर हो। तीनों उठ जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी वहाँ पे बड़ी बहू बोलती है कि माँ जी रोमिला को भेजिए ना, देखते तो हैं आखिरकार कौन है, कोई जानवर तो नहीं घुसा है। जाओ रोमिला, जैसा कि प्रतिभा ने कहा है, दूसरे कमरे में जाके देख के आओ, खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो हमारा। माँ जी आप प्रतिभा दीदी को भी मेरे साथ भेज दीजिए,
मैं अकेले कैसे जाऊंगी? मुझे डर लगता है अंधेरे में जाने से। मेरी बात तो सुनिए। उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे वो लोग जबरदस्ती उस कमरे में भेज देते हैं। रोमिला अंधेरे कमरे में फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। अगली सुबह हो जाती है, तभी वहाँ पे मालती आती है और बोलती है, अरे ओ चाची, कहाँ हो चाची तुम? क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों गला फाड़ती हुई आ रही है? क्या काम है तुझे? अरे चाची, मैंने तुमसे एक बैग मंगवाया था। कहा था अपने बेटों से कहना शहर से एक अच्छा सा बैग ला के दे। वो लाए हैं कि नहीं? वो दे तो दो मुझे। हाँ हाँ, आ गया है, लेके आती हूँ, रुक यहीं पे, कहीं जाना मत और चपड़ चपड़ मत करना। इतना कह स्वर्णा बैग लेने के लिए अंदर चली जाती है। उसको अंदर जाता देख माँ रोमिला से कहती है, कैसे झेलती हो तुम अपनी इस सास को? कितनी ज्यादा अकड़ू है ये। इतनी बेकार औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। हम सभी को दिखता है ये कितना अत्याचार करती है तुम पे। नहीं मालती भाभी, आपको गलत लगता है। मेरी सास बहुत अच्छी है, वो हम सबका बहुत ध्यान रखती है। क्या सिखा रही थी तुम मेरी बहू को? ये लो अपना बैग और जाओ यहाँ से। तुमने जितना बोला था उससे अच्छा ही बैग मंगा के दिया है हमने तुम्हें, देखो तो। अरे नहीं नहीं चाची, मैं आपकी बहू को कुछ भी नहीं सिखा रही थी। बाकी बैग तो आप सच में बहुत ही अच्छा लेके आई हैं। इतना कहते हुए मालती वहाँ से चली जाती है। अब स्वर्णा अपनी बहू की बातें सुन चुकी थी, लेकिन फिर भी उसको दया नहीं आती। रात हो जाती है और एक बार फिर सभी सो जाते हैं। सोने के बाद वापस से उन लोगों को वही आवाज तेज से सुनाई देती है, लेकिन इस बार ज्यादा तेज थी। वापस सब के सब उठते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। माँ जी, लगता है आज कोई बहुत बड़ा जानवर आया है। आज देखिए तो कितनी तेज आवाज आ रही। पिछली बार की तरह ही वो लोग वापस से उस कमरे में बंद कर देते हैं। आज तो मैं चाहती हूँ ये मर ही जाए, मेरा पीछा छूटे इससे। हे भगवान, वापस भेजियो मत। हाँ हाँ माँ जी, आप सही कह, देखना आज ये पक्का नहीं बचेगी। दूसरी ही तरफ स्वर्णा की रो रो कर हालत खराब हो रही थी, क्योंकि उसके सामने एक बड़ा सा सांप आ जाता है। उसे देखकर वह इतना डर जाती है, लेकिन तभी बूढ़ी माई की कही हुई बात याद आती है कि कभी भी कोई भी मुसीबत हो तो घुटनों पर बैठकर अपने पूर्वजों से प्रार्थना करनी चाहिए। वह घुटनों पर बैठकर अपने पूर्वजों से प्रार्थना करने लगती है कि हे पूर्वजों, पितृदेवों, मुझे इस मुसीबत से बचाइए। तभी अचानक से वहाँ पे सारी जगह धुआं धुआं हो जाता है, सांप गायब हो जाता है और रोमिला बेहोश हो जाती है। अगली सुबह सास और बहू दोनों ही रोमिला के कमरे में जाती है। प्रतिभा बोलती है कि माँ जी, ये इतना सारा सोना कहाँ से आया? रात को ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया? अरे बढ़िया ही तो है, एक साथ दो मुसीबत गायब हो गई हमारी। ये मनहूस भी मिट गई यहाँ से और हमारी गरीबी भी मिट जाएगी। पीछे हो जाओ तुम सब। खबरदार, अगर किसी ने भी इस खजाने को हाथ लगाने की कोशिश की, तुम सब मारे जाओगे। ये खजाना सिर्फ और सिर्फ रोमिला का है, क्योंकि उसके पूर्वज उसके लिए यह खजाना छोड़ के गए थे। क्या कह रही हो माई? ये खजाना अगर मेरा है तो इस पर इन लोगों का भी बराबर का हक है, क्योंकि यह मेरा परिवार है। लेकिन तुम चिंता मत करो, इसका मैं गलत उपयोग नहीं करूंगी और ना किसी को करने दूंगी। इसकी बात सुनने के बाद स्वर्णा बहुत खुश होती है और कहती है, हमने तुम्हें हमेशा ही गलत समझा, तुम तो हमारे हित के लिए ही काम करती रही, मुझे माफ कर दो। उसके बाद प्रतिभा भी बोलती है कि तुमने आज हमारी जान बचाई है। मैं आज से तुम्हें अपनी छोटी बहन मानूंगी, कभी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। उनकी ये सारी बात सुनकर रोमिला बोलती है, आप सभी को अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए यही बहुत है। आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आप दोनों मुझसे बड़े हैं। उसके बाद वो सब खुशी खुशी उस गांव में रहने लगते हैं। रोमिला उस खजाने का गरीबों के लिए बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करती है। आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसी ही और कहानी को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आ जाओ टीलू बेटा, अब तो हमें देर हो रही है, मौसी के घर नहीं जाना है क्या? बस आ रहा हूँ मम्मी, अपनी किताबें ले लूँ। आज लाडो चिड़िया अपने बेटे टीलू के साथ अपनी माया बहन के घर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे कालू कौआ मिलता। आज इतनी सवेरे सवेरे कहाँ चल दी ये सवारी? कहीं नहीं भैया, मैं अपनी माया बहन के घर जा रही हूँ।
चलो जल्दी आना लाडो बहन तुम। इतना कहकर लाडो वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है और उस रात को चुड़ैल घूमती हुई उस जंगल के ऊपर से जा रही थी। जैसे ही वह जंगल देखती है वह बोलती है, ये कितना सुंदर जंगल है, इस जंगल में तो बहुत सारे पक्षियों के घोंसले हैं, अब तो मैं रोज अंडे खाऊंगी। इतना कहकर जंगल के एक कोने में अपना घर बना लेती है और रहने लगती है। रात को चुड़ैल अंडे की तलाश में उड़ती हुई वापस जंगल की तरफ जाती है। अरे वाह, यहाँ तो एक घोंसला है, अब इस घोंसले के अंदर से मुझे अंडों की खुशबू आ रही है, तो चलो अंदर चल के देखते हैं। उस घोंसले में एक चिड़ा और चिड़िया अपने अंडों के साथ रहा करते थे। तभी वहाँ चुड़ैल आती है और उनके अंडों के ऊपर जादू करके वहाँ से उठाकर भाग जाती है। अगली सुबह हो जाती और पूरे जंगल में चिड़ा और चिड़िया के रोने की आवाज आ रही थी। तभी वहाँ पे टूनी चिड़िया आती है और उनसे पूछती है, क्या हुआ चिड़ा और चिड़िया बहन, आप लोग क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? तो चिड़ा कहता है, हमारे अंडे पता नहीं कैसे गायब हो गए हैं, हमें नहीं पता। ये बात सुनने के बाद टूनी बहुत ही चिंता के साथ अपने घोंसले की तरफ उड़ती है, क्योंकि अभी ही हाल फिलहाल में उसने भी अंडे दिए थे। जैसे ही रात होती है, टूनी अपने अंडों के पास आँख में तेल डालकर जगने की कोशिश करती है और वह सोचती है आज वह पूरी रात नहीं सोई। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और उसे जगा दे उसके ऊपर जादू करके उसे सुलाने की कोशिश करती है। वह अपना जादू करती है और वहाँ पे देखते ही देखते सारा घर धुएं से भर जाता है। टूनी उस धुएं की वजह से मानो जैसे बेहोश ही हो गई थी। अब चुड़ैल बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वह उस अंडे को उठाकर वहाँ से भी भाग जाती है। टूनी रात भर सोती ही रहती है जब तक उसका असर नहीं खत्म हो जाता। अगली सुबह जब टूनी की आंख खुलती है, फिर टूनी जोर जोर से रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज मानो पूरे जंगल में गूंज रही थी। अरे ये तो टूनी के रोने की आवाज है, पता नहीं क्यों रो रही है आज सुबह से ही, चलो चलकर देखता हूँ कि आखिरकार उसे क्या हुआ है। इतना कहकर वह जाता है। अरे टूनी बहन बताओ तो हुआ क्या है? इस पर टूनी बोलती है, क्या बताऊं कालू भैया, कल से भी मेरे 3 अंडे गायब हो गए हैं। इस जंगल में आखिरकार हो क्या रहा है, चलो उड़ के देखता हूँ सबके अंडे गायब कैसे हो रहे हैं। उड़ते उड़ते उसे चुड़ैल का घर दिखाई दे जाता है। वह एक पेड़ पर जाके बैठता है और देखने की कोशिश करता है कि आखिरकार बात क्या है। तभी उसे वहाँ से चुड़ैल आती हुई दिखाई देती है और वह सारी बात समझ जाता है। इतने में तो मानो काला कौवा अपनी जान बचाकर भागता है और भागते भागते वह एक कबूतर जादूगर के घर पहुंचता है। जादूगर के घर जाकर काला कौवा उसे सारी बात बताता है कि कैसे जंगल के अंडे चोरी हो रहे हैं। उसकी बात सुनकर कबूतर उसे एक जादुई अंडा देता है और कहता है कि तुम्हें बस कुछ नहीं करना, जैसे ही चुड़ैल इस अंडे को छुएगी वह इस अंडे में ही कैद हो जाएगी। उस पर काला कौवा कहता है कि मुझे पता है ये कैसे करना है। वह ले जाके चुपचाप से उस अंडे को एक पेड़ के पास रख देता है। मैंने जंगल में एक शुतुरमुर्ग का अंडा देखा है बड़ा सा, उस अंडे को तो मैं जा रहा हूँ खाने के लिए, उसे खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से उड़ जाता है। इधर चुड़ैल अपने घर में से उसकी सारी बातें सुन रही थी। बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनने के बाद वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होकर बोलती है, अरे वाह, शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत दिनों बाद खाऊंगी, आज तो खा के उसे अपनी भूख ही मिटा लूंगी। इतना कहने के बाद चुड़ैल अंधेरी रात में उड़ते हुए उस अंडे की तरफ सूंघती हुई पहुंच जाती है। इतने दिनों से इन बेकार पक्षियों का अंडा खा खा के तो मेरा मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया। जैसे ही वह अंडा छूती है, चुड़ैल उस अंडे के अंदर ही कैद हो जाती है और बोलती है, बाहर निकालो मुझे यहाँ से बेवकूफ़ पक्षियों, अगर मैं एक बार यहाँ से बाहर निकल गई तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। उसकी यह भयानक आवाज़ पूरे जंगल में गूंजती रहती है। लेकिन चुड़ैल का आक्रमण अब खत्म हो जाता है। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की हमारी कहानी कैसी लगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।